नमस्कार, मैं अजय कुमार। क्या एनकाउंटर करने से अपराध खत्म हो जाता है? क्या एनकाउंटर करने से उत्तर प्रदेश में अपराध की जड़ें खत्म हो जाएंगी? इसका जवाब क्या होगा, इसे आप तय कीजिए। मगर टीवी और अखबार की दुनिया में एनकाउंटर को इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने अपराध खत्म करने की कोई सरकारी नीति अपना ली है। खुलेआम कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने ठोक देने वाली नीति लागू कर दी है, सख्ती से लागू की जा रही है और अपराध की जड़ें सर नहीं उठा पा रही हैं। अब हकीकत के हाल पर ऐसी चादर बिछा दी गई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। जबकि हकीकत यह है कि भारत की न्याय प्रणाली में इनकाउंटर की कोई जगह नहीं है। इनकाउंटर को किसी भी तरह से न्याय सम्मत नहीं माना गया है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध देश में सबसे ज्यादा है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बंदूक से जुड़ी हिंसा लगातार बढ़ रही है, देश में सबसे ऊंचे स्तर पर मौजूद है। आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक यूपी में साल 2021 में तकरीबन 36,000 मामले दर्ज किए गए। यूपी की 23 करोड़ आबादी के हिसाब से देखा जाए तो प्रति लाख तकरीबन 15.7 मामले, इसे ही अपराध दर कहा जाता है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख 5.4 मामले का है, यानी यूपी में देश भर के औसत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यह अपराध दर यूपी में साल 2017 के बाद लगातार बढ़ रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह सारे आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जरिए जारी किए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, यानी अपराध से जुड़े केवल वही आंकड़े हैं जिनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज है। वैसे आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं जहां पर अपराध तो होता है मगर किसी थाने या कहीं पर जिसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता है। जबकि हम सब जानते हैं कि भारत जैसे मुल्क में ऐसे कई अपराध होते हैं जो होते तो हैं मगर रिकॉर्ड दर्ज नहीं किए जाते हैं। यानी स्थिति उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। गैंगवॉर से जुड़ी हत्याओं के मामले में भी यूपी सबसे ऊपर है। भारत में साल 2021 में गैंगवॉर से जुड़ी हत्याओं की संख्या तकरीबन 65 थी। इसमें से 42 हत्या के मामले केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, यानी 2/3 से अधिक मामले केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। कानून के शासन को परखने के लिए एक रिपोर्ट निकलती है जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18 बड़े और मझोले आकार के राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर मौजूद है। पुलिस के मामले में, जेल के मामले में, न्यायपालिका के मामले में, कानूनी मदद के मामले में, इन चारों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश 15वें पायदान के नीचे खड़ा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की यह हकीकत है जिसे टीवी और अखबार के जरिए चमका कर पेश किया जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात एक और है कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यह देश भर में सबसे ज्यादा है। समाजशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जहां पर गरीबी सबसे ज्यादा होती है वहां पर अपराध की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। समाजशास्त्री तो यहां तक कहते हैं कि जहां पर गरीबी सबसे ज्यादा होती है वहां पर कानून का राज बहुत मुश्किल से काम कर पाता है। सरकार के समानांतर ही जमीन पर माफियाओं का गिरोह भी तैयार हो जाता है। शिक्षा माफिया, शराब माफिया, लाइसेंस माफिया, राशन कार्ड माफिया, सिलेंडर माफिया, अनाज माफिया, यह सब इसलिए संभव हो पाता है कि सरकार अपना कामकाज ढंग से नहीं करती है और सरकार की जगह पर कुछ लोगों का समूह लोगों से कमीशन लेकर के, उनसे घूस लेकर के चुपचाप काम करता रहता है। अपराध की दुनिया चुपचाप जमीन पर बरकरार रहती है। इन्हीं लोगों की जब लोगों के बीच मजबूत पकड़ हो जाती है तो इनका विधायक और सांसद बनने का रास्ता आसान हो जाता है। 2019 की लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट निकल कर आया तो पता चला कि 2019 की लोकसभा में तकरीबन 43% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन पर किसी न किसी तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के इस पूरे इनकाउंटर और अपराध के हाल पर द वायर की तरफ से मैंने कुछ उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और कार्यकर्ताओं से बात की है, उनसे कुछ सवाल पूछा है और उनकी बातचीत को सुनते हैं। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी में नहीं चलेगी किसी की बपौती। इस तरह के बयानों को कैसे देखा जाए? क्या वाकई यूपी में अपराध कम हो गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं, सब चंगा है, दंगे नहीं हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले तोड़ दिए गए हैं। ये तथ्यों के
कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। अगर आप एक एक करके देखें कि जो उनके सत्ता में मुख्यमंत्री जब 2017 में सत्ता में आए, उसके बाद से जो अपराध में जो कमी के दावे किए जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि 2019 में 3,53,000 केस दर्ज हुए। इसी तरह से 20 में भी इतने ही लगभग 3,55,000 केस दर्ज हुए, और 21 में ये संख्या और बढ़ के 3,57,000 हो गई है। एनसीआरबी के आंकड़े 2021 तक हमारे उपलब्ध हैं। तो टोटल जो कुल आईपीसी के क्राइम के आंकड़े हैं, वो उसमें आप देखेंगे कि 19 से 20 और 21 में उसमें बढ़ोतरी हुई है। दलितों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी संख्या भी बढ़ी है, उसके केस भी बढ़े हैं। 2018 में 11,924 केस दर्ज किए गए थे दलितों के खिलाफ अपराध के, 2019 में 11,829 हो गए, फिर 2020 में 12,714 हो गए, और 2021 में बढ़कर 13,146 हो गए। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। अब 2017 में करीब 56,000 केस दर्ज हुए थे, फिर 18 में वो संख्या बढ़ जाती है, 59,000 केस हुए, और फिर 2019 में भी 59,853 केस हुए। फिर 20 में जरूर कमी आई, 49,385 केस दर्ज हुए, और उसमें लेकिन 21 में फिर वो संख्या बढ़ के 2017 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें 56,000 केस दर्ज किए गए हैं। ये भी देखा गया है कि महिलाओं के अपराध के मामले में जो दोष सिद्धि के रेट है, वो उत्तर प्रदेश में उसमें काफ़ी कमी आई है, और लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो एक गंभीर अपराध माना जाता है पुलिस हिरासत में मौतें, अभी पुलिस हिरासत में ही अतीक और अशरफ की हत्या हुई, लेकिन आप इसके पहले सामान्य लोगों को, जिन लोगों को किसी पूछताछ के लिए या किसी और मामले में थाने लाया गया था, उसमें पुलिस की हिरासत में उत्तर प्रदेश में मौतों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और ये यूपी इसमें पुलिस कस्टडी में जो मौतें होती हैं उसमें सबसे आगे बढ़ गया है। पिछले 2017 से लेके 2022 तक NHRC ने 41 ऐसे मामले दर्ज किए हैं। हम लोगों ने गोरखपुर के और आसपास के जिले में देखा कि बखिरा थाने में जो संत कबीर नगर का जिला है, वहाँ पर एक दलित बहरेची की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। अभी चुनाव के तुरंत बाद सिद्धार्थनगर में एक छापे के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस तरह से बहुत सारे केस हम लोग रोज आए दिन अखबारों में भी देखते हैं, आसपास भी देख रहे हैं। तो एक तरह से पुलिस की क्रूरता जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो ये दावे किए जा रहे हैं कि इनकाउंटर, पुलिस ने दावा किया है कि 10,000 इनकाउंटर उसने पिछले 2017 से अब तक किए हैं, जिसमें 183 लोग मारे गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो ये दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि प्रदेश जो है दंगा मुक्त हो गया है, तो पुलिस की भाषा में दंगा बलवा एक अलग केस दर्ज होता है, उसमें आप देखेंगे तो उसकी संख्या में कमी नहीं आई है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में जरूर पिछले 2 वर्षों में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, लेकिन 2017 में जब भी सत्ता में आए थे मुख्यमंत्री, उस साल 195 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई थी, और जिसको पुलिस दंगा बलवा मानती है, जिसमें बहुत सारे झड़प होता है बड़े पैमाने पर, उसकी घटनाएं तो 8,000 के आसपास पिछले लगातार 2016 से ये जारी थी। 2019 में जरूर ये कुछ कमी आई, 5,000 से 5,714 इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में फिर ये बढ़ गई हैं और 6,000 से ऊपर इस तरह के केस दर्ज किए गए हैं। इसी मसले पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य मनीष सिन्हा से बात की। उनसे पूछा कि राज्य अगर माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों को मारने के लिए एनकाउंटर की नीति अपना रहा है, तो इसका मतलब है कि राज्य बहुत कुछ छिपाना भी चाहता है। वह नहीं चाहता कि दुर्दांत अपराधी और नेताओं के बीच का रिश्ता सार्वजनिक हो। क्या इस तरह की मान्यता को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण मौजूद हैं? सुनिए इस पर मनीष सिन्हा जी क्या कहते हैं। जी हाँ, यह भी चर्चा आम है कि जो भी ये एनकाउंटर हो रहे हैं, ये अपराधी और राजनेताओं की पोल पट्टी न खुले उसके लिए एनकाउंटर हो रहे हैं, और कुछ यह बातें सही भी है। ये जो माफिया डॉन अतीक अहमद मारा गया, सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व चर्चित राजनेता जिनकी अभी डेथ हो गई है, दिवंगत केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ काफी अच्छे और सहज संबंध थे केसरीनाथ त्रिपाठी के।
2018 में लोकसभा उपचुनाव अतीक अहमद ने निर्दलीय बीजेपी के कहने पे लड़ा ताकि वोट बैंक कटे, मुसलमानों का वोट बैंक कटे और समाजवादी पार्टी की जीत हो। हम अगर विकास दुबे की बात करें, विकास दुबे के भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी सारे नेताओं से अच्छे संबंध थे और वो कुछ हर एक पार्टी में वो रह चुका है। वो तो संजोग रहा कि पुलिस कर्मियों से उसकी ठन गई और तब तक काफी वो हाईलाइटेड मामला हो गया। ऐसा लगा कि इसके जेल जाने के बाद यह काफी कुछ उगल देगा, तो फर्जी तरीके से उसका भी एनकाउंटर करवा दिया गया। और रोचक बात यह क्या कहा गया कि गाड़ी पलट गई। मतलब एक अपराधी की गाड़ी पलटती है, फिर वो अपराधी के हाथ में बंदूक आता है। अब बंदूक आने के बाद वो पुलिस पे गोली चलाता है, फर्जी एनकाउंटर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम श्री प्रकाश शुक्ला की बात करें, ये वही श्री प्रकाश शुक्ला है जो बिहार में एक राजनेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सूरज भान, उनके लिए ये काम करते थे। उनको बहुतों की सुपारी दी जाती थी और श्री प्रकाश शुक्ला उसका काम तमाम करते थे। ठीक उसी क्रम में उन्होंने 1998 में बिहार के ही एक तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो, उनकी भी हत्या करवाई गई। बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता से उनके संबंध थे और बहुजन समाज पार्टी के ही नेता ने श्री प्रकाश शुक्ला को यह कहा था कि तुम्हारी फोटो एसटीएफ के पास आ गई है। जब लगा सारी पॉलिटिकल पार्टी की गिरफ्तार होने के बाद यह हमारी पोल खोल देगा, उत्तर प्रदेश में यह अफवाह फैलाया गया कि कल्याण सिंह की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह की हत्या करने के लिए 6 करोड़ की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला को दी गई है। ऐसी स्थिति में श्री प्रकाश शुक्ला का भी एनकाउंटर कर दिया गया। तो यह दर्शाता है कि एनकाउंटर या तो फर्जी हो रहा है और उनका ही हो रहा है ज्यादातर, जहां पे अपराधी और राजनेताओं की जो साठगांठ होती है उसकी पोल पट्टी खुलने का खतरा होता है। पीयूसीएल का सदस्य होने के नाते मनीष सिन्हा से यह भी पूछा कि मार्च 2017 के बाद 183 एनकाउंटर हो चुके हैं। 183 एनकाउंटर का अध्ययन क्या बताता है? इसमें किस तरह के अपराधी शामिल थे? उनकी धार्मिक और जातिगत पृष्ठभूमि क्या थी? क्या इस आरोप में दम है कि जातिगत और धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हुए एनकाउंटर की कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के अभी 183 मामले आए हैं और रोचक बात यह है कि यह सब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑपरेशन ठोक दो की नीति के तहत यह सब काम कर रही है। और जब मानवाधिकार संगठन काफी हल्ला मचाते हैं, इसके बावजूद 26 जनवरी 2019 को उन पुलिसकर्मियों को इनाम राशि बांटी गई जिन्होंने इन एनकाउंटर में अपराधियों को तथाकथित रूप से मारा था। पीयूसीएल सहित कई मानवाधिकार संगठन ने इस ऑपरेशन ठोक दो की नीति का विरोध किया। इस ऑपरेशन ठोक दो नीति को कन्वर्ट किया गया ऑपरेशन लंगड़ा नीति में, जिसके तहत अपराधियों को उसके घुटने पे बोरे बांधकर उसकी जबरदस्त बोरे के पास पिटाई की जाती थी और उसे लंगड़ा कर दिया जाता था। 3000 से ऊपर ऐसे मामले संज्ञान में आए और इंडियन एक्सप्रेस ने तो 7 कहानियां भी इसमें छापी थी। यह कहा जाता है कि जो भी अपराधियों के साथ जैसा यह सब कुछ भी हो रहा है, इसको वो जातिगत और धार्मिक पृष्ठभूमि के तहत हो रहा है। और इस बात में दम भी है क्योंकि जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें 37% मामले अल्पसंख्यकों के रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है, जबकि विचाराधीन कैदियों की संख्या मुसलमानों के परसेंटेज के अनुसार देखें तो 26 से 29% और सजायाफ्ता कैदियों की संख्या 22% है। अतीक अहमद गन कल्चर की उपज थे, गन कल्चर से मारे गए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उनके लिए त्वरित कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ उनको जिन अपराधियों ने मारा उनमें एक तिवारी जी हैं, बजरंग दल से जुड़े हैं, आप उनके फेसबुक पे देखें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का यह दायित्व नहीं था यह पता करते वह तीनों अपराधी एक साथ कहां पर बैठे थे, कहां पर उन्होंने योजना बनाई थी, वो जो बाइक मिली वो बिना नंबर की थी, वो बाइक कैसे उपलब्ध हुआ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और त्वरित कार्रवाई कहां हो रही है तो मुख्तार अंसारी के साथ होने वाली है, ऐसी चर्चा गर्म है। दूसरी तरफ स्वामी चिन्मयानंद जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, एक युवती के सेक्सुअल हैरेसमेंट में दोषी पाए गए थे, सोशल मीडिया पे सबने देखा था, उनको बाइज्जत काफी दिन जेल में रहने के बाद उनके मुकदमा वापस ले लिया गया। वो तो हाई कोर्ट ने काफी टाइट एक्शन लिया तो फिर उस पर मुकदमा दायर किया गया। कुलदीप सिंह सेंगर में हम यही देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, सैकड़ों केसेज हैं, उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में धनंजय सिंह, माफिया धनंजय सिंह, उन पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रजेश सिंह जो अभी निर्दलीय एमएलसी हैं बनारस जिले में, और उनके सगे भाई उत्तर प्रदेश में ही एक विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उस ब्रजेश सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विनीत सिंह का क्या हुआ, सोनू सिंह का क्या हुआ, मोनू सिंह का क्या हुआ? तो यह सब चीज दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी ये तथाकथित या फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं वो जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हो रहे हैं, और वोट बैंक के लिहाज से क्या सही है क्या गलत है ये हो रहा है। एक अंतिम एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा। ब्रिजभूषण सिंह जो बॉक्सिंग के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तमाम महिला मुक्केबाजों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वो धरने पे बैठी हुई है और वह स्पष्ट कहते हैं कि हाँ हमने अभी तक एक खून किया है, यूट्यूब में आ रहा है, और उस पे योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह सब काम हो रहा है। मनोज सिंह से पूछा कि 60 से ज्यादा माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है। इसमें खनन माफिया, पशु तस्कर माफिया, शिक्षा माफिया से लेकर तमाम अवैध किस्म के कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं। आप यूपी को बड़े अच्छे से समझते हैं, आप इस लिस्ट पर क्या कहेंगे? सुनिए मनोज सिंह इस पर क्या कहते हैं। माफियाओं की सूची में बहुत सारे जो हैं लीकर माफिया हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब किस तरह की कड़ी कार्रवाई हो रही है, मेरे पास आंकड़े हैं कि 2020 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में 122 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आजमगढ़ में, आपके बहराइच में, बहुत सारे जिलों में, कुशीनगर में ये सब घटनाएं हुई। अगर 2017 से ये जोड़ दिया जाए तो ये संख्या और बढ़े। जिस प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 122 लोग मर जाते हैं पिछले 2 साल में, वहाँ पर कौन सा क्रैकडाउन आपने किया है जिससे कहा जाए कि अब जहरीली जो शराब का जो अवैध कारोबार वो बंद हो गया? अगर ये कड़ी कार्रवाई की गई होती, क्रैकडाउन हुआ होता जो शराब के अवैध कारोबारी हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होती। तो ये अगर जो दावे किए जा रहे हैं, खनन माफिया हो या शिक्षा माफिया पर भी बात हुई है कि शिक्षा माफियाओं को भी क्रैक डाउन किया जाए। कौन नहीं जानता है कि बलिया में पिछले साल किस तरह से पर्चा आउट हो गया, और उसमें जो शिक्षा माफिया जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उल्टे उन पत्रकारों को, बल्कि 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस खबर के जरिए इस जो नकल हो रही थी, सामूहिक नकल हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था, उसको उजागर किया था। तो ये यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये भी बात कार्रवाई जो उसमें जिस शिक्षा अधिकारी पर जो आरोप लगे थे वो कुछ महीने बाद वो भी छूट गए और उनको शायद फिर से वो नौकरी में आ गए हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि आप इसको एक राजनीतिक रूप से इस पूरी चीज़ों को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है वो कहीं दूसरी है। तो ना अपराध, अगर इनकाउंटर पुलिस कड़ाई से अपराधियों के साथ पेश आती, उनको गिरफ्तार करती, उनको कोर्ट में ले जाती और वो कानून से सजा पाते, तो अपराध में संख्या में कमी आ जाती। जिस प्रदेश में 10,000 इनकाउंटर हुए हैं, वहाँ पर अगर दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और पूरा हत्या मर्डर के खिलाफ इतनी ज़्यादा अगर ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये सहज रूप से सवाल उठता है कि ये जो इनकाउंटर हैं, जिसमें बहुत सारे इनकाउंटर फर्जी होने के संदेह हैं, इस पर एक बड़ी रिपोर्टिंग हुई है कि जो मामूली तौर पर जो 1-2 घटनाओं में शामिल रहे हैं या जो छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहे हैं, उनको भी इनकाउंटर किया गया है। बहुत सारे जो लोग घायल हुए हैं, करीब 5,000 से लोग अधिक इनकाउंटर में घायल हुए हैं। सबको पैर में गोली मारी गई है और वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। तो ये इस जो कि एक कानून का जो शासन में है, जिसमें इस तरह के इनकाउंटर की कोई छूट नहीं है, जिसमें आप लोगों को फर्जी इनकाउंटर करें, उनको घायल कर दें पैर में गोली मारकर। मैंने कुशीनगर में एक घटना देखी थी जिसमें जिसको पैर में गोली मारी गई थी, उससे बातचीत की थी। उसमें भी उसने कहा कि मुझे पकड़ने के बाद मुझे पैर में गोली मारी गई थी।
तो ये इस तरह से बहुत सारे इस पर कई रिपोर्ट्स भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि किस तरह से इनकाउंटर में एक खास तबके को और एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया और इसके जरिए क्राइम कंट्रोल का दावा किया जाता है, लेकिन तथ्य जो खुद सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि ये इससे अपराधों में कोई कमी, उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। और जो भी चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे दलितों के खिलाफ हिंसा हो, दलितों के खिलाफ हिंसा में तो अभूतपूर्व आंकड़े भी बताते हैं कि बढ़े हैं और कार्रवाई किया। जैसे आजमगढ़ में एक 15 अगस्त के दिन ही जो दलित ग्राम प्रधान थे सत्यमेव जयते, उनकी हत्या कर दी गई। उन हत्यारों के साथ बुलडोजर उनके घरों पर नहीं चला। उसके बाद पलिया एक गांव था जहां पर पुलिस ने कई दलितों के घर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया। उसमें पुलिस पर आरोप लगे, लेकिन उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से मैंने बखिराम बताया कि एक दलित की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जगह हुए हैं जहां पुलिस खुद नागरिकों पर जुल्म करती रही है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो जिन कार्रवाई वहीं पर हो रही है जहां पर राजनीतिक रूप से होते हुए फायदा दिख रहा है, जिसको लगता है कि इसको चुनाव में बुनाया जा सकता है, तो उसको ही इसी को ज़्यादा शोर शराबा उसको लेकर किया जाता है। अभी जो माफियाओं 61 माफियाओं की सूची है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से वो सूची भी नहीं मिली है, मीडिया में जरूर आई है, लेकिन इसके पहले कौन सी सूची थी, उसमें किन लोगों के नाम थे, अब उसमें किन लोगों के नाम आए हैं। अगर ये सब एक सरकार पारदर्शिता के साथ जारी करे, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि केवल सूची जारी करने से और बार बार ये बयान देने से कि कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ कोई सख्ती पिछले 5 सालों में नहीं देखने को मिली है, बल्कि ये आरोप लगते रहे कि पुलिस उनके साथ उदार है। बस चुनिंदा कुछ ऐसे जो बाहुबली नेता हैं, जो पुलिस रिकॉर्ड में जो माफिया के रूप में आए हैं, उन्हीं के प्रति ज़्यादा कार्रवाई होते हुए दिख रही है। और ठीक है, कार्रवाई पुलिस अगर कानून सम्मत ढंग से करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी इस तरह की सख्ती या कार्रवाई उस तरह के देखने को नहीं मिल रही है। और इसमें मीडिया का भी एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इस सारे तथ्यों की अनदेखी कर रहा है। किसी को कस्टोडियल जो डेथ हुई है उस पर लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो फर्जी इनकाउंटर हुई है उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो दलितों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। और कुछ चुनिंदा मामलों को उठाकर, बल्कि जो इलीगल है, मतलब उस तरीके से कि इनकाउंटर की मांग एक मीडिया के हिस्से द्वारा, चैनलों के द्वारा मांग किया जाना सरकार से, और फिर सरकार जब ये हो जाता है तो उस पर एक सेलिब्रेशन दिखाना, ये पूरे तौर पर दिखाता है कि जो कानून का शासन है, जो लोकतंत्र है, उसको किस तरह से उत्तर प्रदेश में उसमें लोकतंत्र और कानून के शासन की ही हत्या की कोशिश की जा रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।